कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गढ़वाल का जो पवार या परमार राजवंश है उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने विजयपाल तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, उससे आगे के जितने भी शासक हुए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, राजा सहजपाल, जो राजा सहजपाल है इनका शासनकाल 1555 से 1557 ईस्वी तक रहा। यह क्या थे, 42वें शासक थे पवार वंश के। अकबर द्वारा इनके कार्यकाल में गंगा जी के स्रोत हेतु अन्वेषक दल भेजा था। देखिए, जो सम्राट अकबर थे उन्होंने क्या किया था, जब राजा सहजपाल गढ़वाल के शासक थे तो उन्होंने गंगा जी का पता लगाने के लिए कि इसका स्रोत कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से है, इस हेतु उन्होंने एक अन्वेषक दल भेजा था। इनके समकालीन चंद राजा बालो कल्याण चंद व रुद्रचंद थे। और कुमाऊं में जो चंद शासनकाल चल रहा था उसमें इनके समकालीन कौन थे, बालो कल्याण चंद व रुद्रचंद्र थे। किसके, सहजपाल के समकालीन थे। सहजपाल अकबर के समकालीन थे। और जो राजा सहजपाल हैं, जब सम्राट अकबर शासन कर रहे थे तो उनके समकालीन कौन थे, सहजपाल गढ़वाल में शासन कर रहे थे। सहजपाल को वीर गुण सुगत प्रजाया कहा गया है। सहजपाल को सुख देने वाला शासक भी कहा गया है। सहजपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिले हैं। देखिए, जो सहजपाल है फ्रेंड्स, इसके हमें 5 अभिलेख मिले हैं, जो कहाँ से मिले हैं, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से हमें प्राप्त हुए हैं। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में भगवान राम जी ने अंतिम समय में क्या किया था, तपस्या की थी। कवि भरत ने सहजपाल को राजनैतिक चतुर और शत्रु को संताप देने वाला राजा कहा है। देखिए, जो कवि भरत हैं इन्होंने सहजपाल को क्या कहा है, राजनैतिक चतुर और शत्रु को संताप देने वाला राजा कहा है। रामायण प्रदीप में सहजपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। जो रामायण प्रदीप बुक है इसमें क्या कहा गया है, सहजपाल को महाबली एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। अब देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे देवप्रयाग के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देवप्रयाग अलकनंदा बहू व भागीरथी सास के संगम पर स्थित है। देखिए, जो अलकनंदा है उसको बहू के नाम से जाना जाता है, जो भागीरथी है उसको सास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अलकनंदा है ये शांत स्वभाव के साथ वहाँ पे आती है और जो भागीरथी नदी है ये बड़ी कोलाहल के साथ देवप्रयाग में प्रवेश करती है, इसीलिए इनको सास बहू के नाम से जाना जाता है। इनके संगम पर ही क्या है, देवप्रयाग बसा हुआ है। देवप्रयाग 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दशरथांचल पर्वत, नरसिंहांचल पर्वत व गिरिधांचल पर्वत, इन 3 पर्वतों के बीच में हमारा देवप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, देवप्रयाग का प्राचीन नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जो स्थान होते हैं तो उनके जो प्राचीन नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, देवप्रयाग का जो प्राचीन नाम है ब्रह्मतीर्थ, इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र, इनके क्या है, प्राचीन नाम है। देवप्रयाग का नाम देव शर्मा ब्राह्मण के नाम पर पड़ा। देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इससे पहले किसी एग्जाम में बना था कि मसूरी का नाम मसूरी किस लिए पड़ा, मसूरी क्या है, मसूर क्या है, एक पौधा या इस टाइप का कुछ प्रश्न आया था। तो देखिए, जो मसूरी नाम पड़ा था वो तो एक मसूर दाल पौधे की वहाँ उत्पत्ति अत्यधिक होती थी, इस वजह से मसूरी पड़ा। जैसे अल्मोड़ा का हमने देखा, वहाँ पे चलमोड़ा नामक जो वनस्पति है उसकी अधिकता के कारण उसका नाम अल्मोड़ा पड़ा। ऐसे ही जो देवप्रयाग नाम पड़ा, ये किसके नाम पर पड़ा था, तो देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे, उनके नाम पर ही स्थान का नाम क्या पड़ा था, देवप्रयाग पड़ा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने लेखों में देवप्रयाग व ब्रह्मपुरी कहा है। देवप्रयाग को क्या कहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुरी कहा है। ऐसा माना जाता है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते। अब ऐसा भी कौवे आजकल वैसे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। देवप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर हिंडोला खाल के पास पलेठी गांव में पलेठी नामक सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए, जो पलेठी सूर्य मंदिर है हमारा देवप्रयाग के 18 किलोमीटर दूरी पर हिंडोला खाल नामक स्थान पर क्या है, हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। देवप्रयाग में 2 कुंड हैं, वशिष्ठ कुंड व ब्रह्मकुंड। वशिष्ठ कुंड और ब्रह्मकुंड, ये 2 कुंड कहाँ
कहाँ है, हमारे देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला जिसकी स्थापना अगस्त 1946 ईस्वी में चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी। देखिए देवप्रयाग में हमारा नक्षत्र वेधशाला भी स्थापित है जिसकी स्थापना अगस्त 1946 में किसके द्वारा किया गया, चक्रधर जोशी के द्वारा किया गया था। देवप्रयाग का वर्तमान रूप किसने बनाया, तो देखिए जो देवप्रयाग का वर्तमान रूप बनाया गया है यह आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जयकीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी। देखिए जो राजा जयकीर्ति शाह थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। जयकीर्ति शाह की रानियों के मठ भी देवप्रयाग में हमें देखने को मिलते हैं। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जगतपाल का ताम्रपत्र मिला, जो कब मिला था, 1455 को मिला था। देवप्रयाग में सहजपाल, मानसा आदि के ताम्रपत्र भी मिले हैं। देखिए जो देवप्रयाग है वहाँ पे हमें सहजपाल के, मानसा के, इनके ताम्रपत्र भी देखने को मिलते हैं। 1803 ईस्वी में भूकंप से, देखिएगा 1803 ईस्वी में भूकंप से देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर नष्ट हुआ जिसका जीर्णोद्धार ग्वालियर राजघराने के दौलत राव सिंधिया द्वारा किया गया। देखिए जो 1803 में भूकंप आया था देवप्रयाग में, उससे क्या हुआ, वहाँ का जो रघुनाथ मंदिर है वो नष्ट हो गया था, तो इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया, जो किसके द्वारा करवाया गया, ग्वालियर राजघराने के दौलत राव सिंधिया द्वारा इसका जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया। मां नंदा देवी की लोकजात यात्रा प्रतिवर्ष कुरुड़ू मंदिर चमोली से शुरू होती है। देखिए जो मां नंदा देवी की लोकजात यात्रा होती है, जो हर वर्ष होती है, ये कहाँ से शुरू होती है, कुरुड़ू मंदिर जो चमोली जनपद में स्थित है, यहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ होता है। जो नेक्स्ट शासक अब यहाँ पे हैं वो हैं बलभद्र शाह, जिनका शासनकाल 1575 से 1591 तक रहा। ये पवार वंश के 43वें नंबर के शासक हुए। सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, बलभद्र शाह ही थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनसे पहले भी जो कल्याण बालो कल्याण शाह, उन्होंने शाह की उपाधि धारण कर ली थी। यह उपाधि इन्हें बहलौद लोदी ने दी थी। देखिए जो शाह की उपाधि है इनको किसने दी थी, बहलौद लोदी द्वारा प्रदान की गई थी। किस गढ़वाल शासक के शासनकाल में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी, तो ये बलभद्र शाह ही थे जिनके शासनकाल में राजदूत भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रथम, देखिए इन्होंने सर्वप्रथम अपना जो राजदूत भेजा वो कहाँ भेजा था, राजदूत को वो भेजा था मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भेजा था। बलभद्र शाह के अन्य नाम देखिए, जो बलभद्र शाह हैं, राजा बलभद्र शाह, इनके अन्य नाम राम शाह, बलराम शाह, बहादुर शाह भी इनको कहा जाता है। इनका उल्लेख अकबरनामा में भी किया जाता था। ये किसने कहा कि इनका उल्लेख अकबरनामा में किया गया है, वॉल्टन के अनुसार ये हमें देखने को मिलता है। 1581 में ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध बलभद्र शाह व रुद्रचंद व सुकालदेव के बीच हुआ था। देखिए जो 1581 में ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ था, बलभद्र शाह, रुद्रचंद व सुकालदेव के बीच हुआ था। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, लेकिन ये जो हमारे इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल हैं वो मानते हैं कि युद्ध कब हुआ था, 1590 से 91 में हुआ था, क्योंकि ये उत्तराखंड के कई ऐसे टॉपिक हैं जिसमें अलग अलग राइटरों के अलग अलग मत हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमें दोनों ही याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहाँ पे हमें टिक करना होगा, आप दोनों सन यहाँ पे याद कीजिएगा। इसी युद्ध में रुद्रचंद की हार हुई। देखिए जो बधानगढ़ का युद्ध हुआ था, ग्वालदम का युद्ध, उसमें क्या होता है, रुद्रचंद की हार हो जाती है तथा उनका सेनापति पुरुषोत्तम पंत वहाँ पे मारा जाता है। इस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दी थी, और इसी युद्ध के बाद बलभद्र शाह ने क्या लगाया था, अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि धारण की थी। किस पवार शासक ने सर्वप्रथम त्रिशाला की नींव रखी थी, तो ये बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम त्रिशाला की नींव रखी थी। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। बैजनाथ के युद्ध में सुकालदेव को रुद्रचंद ने मार दिया था। देखिए जो सुकालदेव हैं इसको किसने मारा था, रुद्रचंद ने मारा था। बलभद्र शाह के दो पुत्र थे, मानशाह व महीपति शाह। देखिए जो बलभद्र शाह हैं उनके दो पुत्र हुए, मानशाह व महीपति शाह। इनके बाद इनका पुत्र मानशाह फिर राजा बन जाता है।
अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट शासक हैं वो मानसा हैं, जो बलभद्र शाह के पुत्र हैं। मानसा का शासनकाल 1591 से 1611 ईस्वी तथा 1608 से 1628 ईस्वी तक हुआ। ये 44वें शासक माने जाते हैं। इनके समकालीन चंद शासक रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद थे। इनका सेनापति भोट प्रदेश जीतू बगड़वाल थे। मानसा के सेनापति के नाम नंदी, खतर सिंह व भूंगी थे। कुमाऊं शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया। देखिए लक्ष्मीचंद के बारे में जब डिस्कस किया था तब हमने वहाँ पे देखा था कि जो खतर सिंह हैं जब इसको मारते हैं 8वीं बार लक्ष्मीचंद, उसी के उपलक्ष्य में जो खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है कुमाऊं गढ़वाल में, वो मनाया जाता है। और जो लक्ष्मीचंद है इनको लखली विराली के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये 7 बार आक्रमण करते हैं और 7 बार हार जाते हैं। लक्ष्मीचंद व सेनापति गैड़ा सिंह के 8वां आक्रमण में मानसा के सेनापति खतर सिंह को इन्होंने मार दिया था। नेक्स्ट देखिए 1605 के युद्ध में राजा मानसा के सेनापति खतर सिंह मारा गया और कुमाऊं में इसी उपलक्ष्य में खतड़वा विजयोत्सव मनाया जाने लगा। भरत कवि को जहांगीर द्वारा ज्योतिकराय की उपाधि दी गई थी। जो भरत कवि हैं उन्होंने क्या किया था, जहांगीर को ज्योतिकराय की उपाधि प्रदान की थी। मानोदय काव्य पवार काल का सबसे प्राचीनतम काव्य है। देखिए जो मानोदय काव्य है फ्रेंड्स, ये क्या है, पवार शासनकाल का सबसे प्राचीनतम काव्य इसको माना जाता है। भरत मानसा के दरबारी कवि द्वारा रचित क्या, देखिए जो मानोदय काव्य है इसको किसने लिखा था, कवि भरत के द्वारा लिखा गया था, जो क्या थे, मानसा के दरबारी कवि थे। मानसा के मानपुर नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। यह नगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। देखिए जो मानसा है इन्होंने क्या किया था, मानपुर नामक नगर बसाया और इसी को अपनी राजधानी बनाई थी। और जो ये मानपुर नामक नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मानसा ने आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। किस पवार शासक के देवप्रयाग क्षेत्रपाल रघुनाथ मंदिर से 4 अभिलेख प्राप्त हुए, तो ये मानसा के हुए, जिसका निर्माण तिथि 1547 से 1592 या 1608 से 1611 मानी जाती है। मानसा ने किसे स्वर्णवाण, स्वर्णिम विजेता व बद्रिसावरेण की उपाधि दी थी, कालो सिंह भंडारी को इन्होंने ये उपाधि दी थी। ये कौन थे, कालो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी के पिताजी थे कालो सिंह भंडारी। इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेंड एग्जाम में बनते हैं, तो आप ये लोग याद रखिए कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। जैसे माधो सिंह भंडारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उनके पिता कौन थे, कालो सिंह भंडारी थे, जिनको क्या किया था, मानसा ने स्वर्णवाण, स्वर्ण विजेता व बद्रिसावतारेण की उपाधि प्रदान की थी। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किसके शासनकाल में आया था, तो ये मानसा के शासनकाल में ही आए थे। तिब्बत के राजा काकुआ मोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक कौन था, तो तिब्बत के राजा काकुआ मोर को हराने वाला प्रथम पवार शासक कौन था, मानसा ही था। ऐसा माना जाता है कि मानसा ने सांपराग से स्वर्ण कलश लूटकर उन्हें गौरीमठ में स्थापित किया था। विलियम फिंच के अनुसार मानसा इतना धनवान था कि वह भोजन भी सोने के बर्तन में करता था। ऐसा किसके द्वारा माना जाता है, विलियम फिंच के द्वारा माना जाता है कि मानसा इतने अमीर थे, इतने धनवान थे कि वो जो खाना खाते थे वो सोने के बर्तनों में ही खाते थे। मानसा मुगल शासक अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। देखिए जो मानसा है वो किसके समकालीन थे, मुगल शासक अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। भरत कवि ने मानसा को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, सूर्य के समान तेज और दान देने में राजा कर्ण व राजा बलि से अधिक कीर्तिमान कहा है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो कवि भरत के द्वारा ये मानसा के लिए कहा गया है। पनौगढ़ का युद्ध, 7वां आक्रमण, इस युद्ध का वर्णन मानोदय काव्य में हमें देखने को मिलता है। जीतू बगड़वाल ने अपने पवाड़ों में खुद को राजा मानसा का क्या बताया है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, जो जीतू बगड़वाल हैं उन्होंने खुद को मानसा का भोट का फौजदार बताया है। नेक्स्ट है राजा श्याम शाह, 1611 से 1631 तक इनका शासनकाल रहा। ये पवार वंश के 45वें शासक हुए। श्याम शाह मानसा का पुत्र था। देखिए जो श्याम शाह हैं वो कौन थे, वो मानसा के पुत्र थे। मानसा की मृत्यु के बाद श्याम शाह गद्दी पर बैठा था और उनके राजगुरु कौन थे, शंकर गुरु उनके राजगुरु थे। नेक्स्ट देखिएगा, इनके समकालीन कुमाऊं के चंद राजा लक्ष्मीचंद और
दिलीप चंद, विजय चंद तथा तिरमल चंद थे। इनके समय पवार और चंद राजाओं में कई मैत्रीपूर्ण संबंध बने। ये जहांगीर से हाथी घोड़े उपहार स्वरूप लाए थे। इनके समय सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। श्यामशाह की मृत्यु पर उनकी 7 रानियां सती हुई थी। देखिए जो श्यामशाह हैं उनके समय में क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था। और जब श्यामशाह की मृत्यु हुई तो सती प्रथा होने के कारण से उनकी कितनी 60 रानियों ने क्या होना पड़ा, उनको सती होना पड़ा था। श्यामशाह का नाम जहांगीरनामा में भी हमें देखने को मिलता है। श्यामशाह पहला शासक था जिसने मुगल शासक जहांगीर से भेंट की थी। नेक्स्ट देखिएगा 1621 के आसपास जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी। तो जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी फ्रेंड, 1621 में। काकवा मोर ने श्यामशाह से हार के बाद टैक्स कर के रूप में धन व इन्होंने दी थी। नेक्स्ट देखिएगा श्यामशाह को भी इतिहासकारों ने इनकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की है। देखिए जो श्यामशाह हैं, राजा श्यामशाह, उनकी तुलना इतिहासकारों ने किससे की है, मोहम्मद बिन तुगलक से की है। तिरमल चंद ने श्यामशाह के दरबार में शरण ली थी। देखिए जो तिरमल चंद हैं इन्होंने किसके दरबार में शरण ली थी, तो राजा श्यामशाह के दरबार में ही इन्होंने शरण ली थी। तिरमल चंद श्यामशाह की सहायता से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। श्यामशाह ने जहांगीर से भेंट की थी, आगरा में इन्होंने ये भेंट की थी। सिलसारी दान पत्र में श्यामशाह द्वारा किए गए सिलसारी गांव को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ये प्रभातन नाथ पीर के द्वारा करवाया गया था। प्लेग नामक बीमारी श्यामशाह के कार्यकाल में हुई थी। श्यामशाह ने श्यामशाही बागान की स्थापना की जो श्रीनगर में स्थित है। श्यामशाह के काल में कौन सा पुर्तगाली पादरी आया था, तो जेसुइट पादरी अंत्योनी द आंद्रेद, ये 1624 में श्यामशाह के शासनकाल में आए थे। श्यामशाह के दरबारी कवि साहित्यकार शंकर गुरु ने स्थापत्य कला का वर्णन किस ग्रंथ में किया है, तो ये वास्तु शिरोमणि ग्रंथ में इन्होंने किया है, जो संस्कृत में है, 1619 में जिसकी रचना हुई थी। केशवराय मठ का निर्माण शुरू हुआ था श्यामशाह के कार्यकाल में, और ये किसने करवाया था, महिपति शाह ने। नेक्स्ट देखिएगा 1625 में केशवराय मठ की स्थापना महिपति शाह ने श्रीनगर में कराई थी। देखिए जो केशवराय मठ है 1625 में इसकी स्थापना महिपति शाह ने कहाँ कराई थी, श्रीनगर में करवाई थी। श्यामशाह की मृत्यु अलकनंदा में नाव पलटने से कब हुई, तो देखिए जो राजा श्यामशाह है इनकी मृत्यु कैसे होती है, अलकनंदा में नाव पलटने की वजह से इनकी मृत्यु होती है। और कब होती है, 29 जुलाई 1631 में। श्यामशाह निसंतान थे, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनके चाचा महिपति शाह ही गद्दी में बैठते हैं। फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में राजा श्यामशाह तक डिस्कस किया था। इससे आगे 2 या 3 वीडियोस में और ये पवार वंश हमारा कवर होगा। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए एक एक चीज़ को हमने साथ लेके चलना है, ताकि हमें एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।